हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं विशाल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी में। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम NPCIL का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो NPCIL जिसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसमें वैकेंसी आई हुई थी ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के लिए। तो ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई थी स्टाइपेंड ट्रेनी टेक्नीशियन की। तो स्टाइपेंड ट्रेनी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी थी, ये वैकेंसी थी काकरापार गुजरात साइट में। और काकरापार गुजरात साइट में जो वैकेंसी थी, ये वैकेंसी की लास्ट डेट थी 31 जनवरी 2019। और इसका जो पेपर हुआ था, वो पेपर हुआ था सूरत में, सूरत गुजरात में इसका पेपर हुआ था। और इसका पेपर हुआ था 10 नवंबर 2019 को। तो 10 नवंबर 2019 को जो पेपर हुआ था, वो पेपर आज हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो पेपर है ये आपके सामने है। एग्ज़ाम डेट जो है वो है 10 नवंबर 2019 को, और एग्ज़ाम टाइम था 3 बजे से 5 बजे तक। तो ये वाला जो पेपर हुआ था, इस पेपर से पहले एक और पेपर होता है जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है। इस प्री टेस्ट में क्या होता है कि इसमें आपको ओनली क्वालिफाई नेचर होता है, उसमें आपको ओनली पास करना होता है। उसके बाद आप अगर उसे पास कर लेते हो तो इसके बाद आपको ये एडवांस टेस्ट देना पड़ता है। तो इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो 50 क्वेश्चन एडवांस टेस्ट में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के रहते हैं। अगर आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के रहेंगे, अगर आपके फिटर ट्रेड है तो फिटर के रहेंगे। इसी तरह आपकी ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग ट्रेड के जो ट्रेड होगी उसके 50 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। तो ये वाला जो पेपर है ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है। इसमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के हम 50 क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं, और पूरा पेपर मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ओम का नियम क्या कहलाता है। तो ओम का नियम क्या कहता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन है I=V/R, दूसरा ऑप्शन है I=V/R, तीसरा ऑप्शन है V=R/I, और चौथा ऑप्शन है R=I×V। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि V=IR जो है वो ओम का नियम होता है। तो V=IR जो होता है वो इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया है, तो हम उसको सोल्व करेंगे तो I= हो जाएगा V/R। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, I=V/R। इसके बाद सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है सोल्डरिंग आयरन का ऊष्मा तत्व रिक्त स्थान से बना होता है। तो सोल्डरिंग आयरन जो होती है, सोल्डरिंग आयरन का हीटिंग एलिमेंट कौन से पदार्थ से बना होता है, ये अपने को यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा ऑप्शन है नाइक्रोम, और चौथा ऑप्शन है आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। सोल्डरिंग आयरन का ऊष्मा तत्व जो होता है वो नाइक्रोम धातु से बना होता है। इसके बाद तीसरा वाला क्वेश्चन है कि निरपेक्ष शून्य तापमान पर सेमीकंडक्टर एक रिक्त स्थान के रूप में व्यवहार करता है। तो निरपेक्ष शून्य तापमान जो होता है उस पर एक अर्धचालक पदार्थ जो होता है वो किसके रूप में व्यवहार करता है, ये अपने को यहाँ पर पूछा गया है। तो ए वाला ऑप्शन है पूर्ण कंडक्टर के रूप में, बी वाला ऑप्शन है पूर्ण कैपेसिटर के रूप में, सी वाला ऑप्शन है पूर्ण इंसुलेटर के रूप में, और डी वाला ऑप्शन है पूर्ण रेजिस्टर के रूप में। तो जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं, अर्धचालक पदार्थ अपने सामान्य तापमान पर या फिर शून्य तापमान पर जो है वो एक कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं या फिर एक इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं। उसके बाद अगर हम उनका तापमान बढ़ाते हैं तो वो चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं, या फिर अगर हम उनमें कोई अशुद्धि मिला देते हैं, डोपिंग कर देते हैं, तो वो चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो इसमें पूछा है कि शून्य तापमान पर अर्धचालक कैसे व्यवहार करता है। तो शून्य तापमान पर अर्धचालक जो होता है वो एक पूर्ण इंसुलेटर के रूप में व्यवहार करता है। इसके बाद 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम के 3 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, संयुक्त प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम के 3 प्रतिरोध है, उन्हें समानांतर क्रम में पैरेलल में इन्होंने जोड़ा है, और अपने को पूछा है कि कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है वो आपको फाइंड करना है। तो इसमें हम फार्मूला लगाकर भी सोल्व कर सकते हैं। 1/R=1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और R1 R2 R3 की वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे तो आपके सामने इसका राइट आंसर आ जाएगा। या फिर अगर आप सोल्व नहीं करो तो इसको ऐसे भी
राइट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि इसमें अपने को पूछा है कि 3 प्रतिरोध है और वो समानांतर में जुड़े हैं। तो जब जितने भी प्रतिरोध हो, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, वो सभी अगर समानांतर में जुड़े रहेंगे तो उनकी जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, टोटल प्रतिरोध आएगा, वो सबसे कम मान का जो प्रतिरोध रहेगा उससे भी कम आएगा। तो इसमें जो है 20 ओम वाला सबसे कम है, तो 20 ओम से भी कम इनका टोटल रेजिस्टेंस आएगा, कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा। तो ऑप्शन में अपने पास है 10 ओम, बी वाले ऑप्शन में है 20 ओम, सी वाले ऑप्शन में है 50 ओम और डी वाले ऑप्शन में है 110 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 ओम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से क्या बल का एक मात्रक है। तो बल का मात्रक अपने को यहाँ पर पूछा गया है कि बल का मात्रक इनमें से कौन सा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट और चौथा ऑप्शन है ओम। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, जब सेल पूर्णतः चार्ज होता है तो इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व लगभग रिक्त स्थान होता है। तो जब सेल जो है वो पूरी तरह से फुल्ली चार्ज हो जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उस इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर विशिष्ट गुरुत्व अपने को पूछा गया है कि लगभग कितना होता है। तो सबसे पहले वाला ऑप्शन है 1.18, दूसरा ऑप्शन है 1.21, तीसरा ऑप्शन है 1.17 और चौथा ऑप्शन है 1.16। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1.21 जो है वो जब सेल पूर्ण रूप से चार्ज हो जाता है तो जब हम उसके विशिष्ट गुरुत्व चेक करते हैं उसके इलेक्ट्रोलाइट का, तो वो कितना रहता है, 1.21 के आसपास रहता है। उसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्मूथ स्टार्टिंग के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को वरीयता दी जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो होती है उस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्मूथ स्टार्टिंग के लिए, मतलब कि अच्छे से उसको स्टार्ट करने के लिए किस प्रक्रिया को वरीयता दी जाती है। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन है 3 पॉइंट स्टार्टर, दूसरा ऑप्शन है काउंटर ईएमएफ स्टार्टर, तीसरा ऑप्शन है स्टार डेल्टा स्टार्टर और चौथा ऑप्शन है 4 पॉइंट स्टार्टर। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो होती है उसे स्टार्ट करने के लिए किस प्रणाली को वरीयता देंगे हम। तो इसमें आएगा स्टार डेल्टा स्टार्टर, क्योंकि 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है उस 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग हम डीसी मोटर में करते हैं। उसके अलावा काउंटर ईएमएफ स्टार्टर का उपयोग भी हम स्क्वायरल केज में नहीं करते हैं और 4 पॉइंट स्टार्टर जो होता है उसका उपयोग भी हम इसमें नहीं करते हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 ओम का एक रेजिस्टेंस सीरीज में प्रत्येक 1 ओम के 4 प्रतिरोधों के समानांतर में जुड़ा हुआ है, सर्किट का समतुल्य रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अपने को यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, कि 5 ओम का एक रेजिस्टेंस है सीरीज में, प्रत्येक 1 ओम के 4 प्रतिरोधों के समांतर में जुड़ा हुआ है। तो 4 प्रतिरोध जो है वो तो समानांतर में है और एक प्रतिरोध जो है वो 5 ओम का, वो उसके उन चारों के सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो अपने को पूछा गया है कि उस सर्किट का समतुल्य रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले हमें सोल्व करना है कि 1 ओम के 4 प्रतिरोध जो है वो समांतर में है और उन चारों के सीरीज में एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो उन 1 ओम के 4 रेजिस्टेंस समांतर में रहेंगे, उन चारों का अगर हम टोटल निकालेंगे तो उन चारों का टोटल आएगा 0.25, 0.25। तो 0.25 उनका आ जाएगा, क्योंकि हम 1 में 4 का भाग देंगे तो 1/4 को हम सोल्व करेंगे तो 0.25 आएगा, क्योंकि 1 ओम के 4 प्रतिरोध है और उनको समांतर में जोड़ना है तो उनका टोटल आ जाएगा 0.25। अब एक तो 0.25 का हो गया और एक 5 ओम का हो गया, तो दोनों मिलाएंगे तो दोनों कितने हो जाएंगे, 5.25 ओम का। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर के क्वेश्चन का। इसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस मटेरियल की रेजिस्टिविटी न्यूनतम होती है। तो अपने को पूछा गया है कि कौन सा जो मटेरियल है उसकी प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, उसका प्रतिरोध जो है वो न्यूनतम होता है, इन सबसे कम होता है।
तो ए वाला जो ऑप्शन है वो है आयरन या फिर लोहा, बी वाला ऑप्शन है लेड, सी वाला ऑप्शन है पारा और डी वाला ऑप्शन है कॉपर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर। तांबा जो होता है, तांबे की प्रतिरोधकता इन सभी से कम होती है। और अगर चालकता की अगर बात करें तो चालकता इन सभी से ज़्यादा होती है। तो चालकता अगर ज़्यादा होगी तो प्रतिरोधकता कम होगी। उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऐसा पदार्थ जिसके मॉलिक्यूल असमान परमाणुओं से बने होते हैं रिक्त स्थान कहलाता है। तो ऐसा कोई पदार्थ है जिसके अणु जो है वो असमान परमाणु से बने होते हैं, मतलब कि एक से अधिक परमाणुओं से, अलग अलग परमाणुओं से बने होते हैं, वो पदार्थ क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है सेमीकंडक्टर या फिर अर्धचालक, दूसरा ऑप्शन है सुपर कंडक्टर या फिर अतिचालक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कंपाउंड और चौथा ऑप्शन है इंसुलेटर। तो कंपाउंड या फिर यौगिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला जो ऑप्शन है कंपाउंड, इसको हम हिंदी में बोलते हैं यौगिक, और इसको कहते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों से बने पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। तो जो दो से अधिक परमाणु रहते हैं उनमें वो क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। तो हमें कहा गया है कि असमान परमाणु से बने होते हैं ऐसे पदार्थ जो असमान परमाणु से बने होते हैं, तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, और इनको हम इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं। तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन है, जब एक पूर्ण लोड सप्लाई के माध्यम से इंडक्शन मोटर को प्रदान किया जाता है, जब एक पूर्ण लोड सप्लाई के माध्यम से इंडक्शन मोटर को प्रदान किया जाता है तो यह त्वरित नहीं होती बल्कि सिंक्रोनस गति के एक सातवीं गति से चलती है। तो यह तथ्य क्या कहलाता है। तो जब एक मोटर होती है, उस मोटर को हम पूर्ण लोड सप्लाई के माध्यम से इंडक्शन मोटर को प्रदान करते हैं, तो ये क्या होती है, ये त्वरित नहीं होती है और ना ये एक्सेलरेट नहीं होती है, और इसकी सिंक्रोनस गति के एक सातवीं गति से चलती है। तो यह तथ्य क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है लॉकिंग, दूसरा ऑप्शन है प्लगिंग, तीसरा ऑप्शन है क्रोलिंग और चौथा ऑप्शन है कोगिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोलिंग। सी वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, विद्युत प्रवाह केवल डीसी के माध्यम से एक द्रव के अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो विद्युत प्रवाह के माध्यम से एक द्रव के अपघटन की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं विद्युत अपघटन। तो पहला वाला ऑप्शन है विद्युत लेपन, दूसरा ऑप्शन है विद्युत अपघटन, तीसरा ऑप्शन है बकलिंग और चौथा ऑप्शन है विद्युत अपघट्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, विद्युत अपघटन। उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन आता है, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में कौन से प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। तो पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन जो होती है, मतलब कि ऐसी ड्रिल मशीन जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सके और हाथ में पकड़कर चलाई जाने वाली जो ड्रिल मशीन होती है उसे हम पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन कहते हैं, जिससे दीवार आदि में हम होल कर सकते हैं। तो उस ड्रिल मशीन में कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है, ये अपने को यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला वाला ऑप्शन है इंडक्शन मोटर, दूसरा ऑप्शन है डीसी सीरीज मोटर, तीसरा ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर और चौथा ऑप्शन है शेडेड पोल मोटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर जो होती है उसका उपयोग ड्रिल मशीन में किया जाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि मिक्सर ग्राइंडर में कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है, तो उसमें भी यूनिवर्सल मोटर का ही उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई क्या है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई हमको यहाँ पर पूछी गई है, प्रदीप्ति तीव्रता जो होती है उसकी इकाई यहाँ पर पूछी गई है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ल्यूमेन, दूसरा ऑप्शन है लक्स, तीसरा ऑप्शन है ल्यूमेन प्रति मीटर और चौथा ऑप्शन है कैंडेला। तो डी वाला जो ऑप्शन है कैंडेला वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर के क्वेश्चन का। कैंडेला जो है वो प्रकाश की तीव्रता की, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई होती है। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, DOL स्टार्टर में फ्यूज रिक्त स्थान के विरुद्ध बचाव के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो DOL स्टार्टर जो होता है उसमें फ्यूज किससे बचाव के लिए प्रदान किए जाते हैं, किसके विरुद्ध बचाव के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है अतिवोल्टता, दूसरा ऑप्शन है न्यून लोड, तीसरा ऑप्शन है ओवरलोड और चौथा ऑप्शन है ओपन सर्किट। तो जो
फ्यूज जो होते हैं वो ओवरलोड से सुरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं डीओएल स्टार्टर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, ओवरलोड। इसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, ट्रांसफार्मर पर नो लोड टेस्ट रिक्त स्थान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है उस ट्रांसफार्मर पर दो प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, एक फुल लोड टेस्ट और एक नो लोड टेस्ट। तो नो लोड टेस्ट जो होता है वो हम किसे ज्ञात करने के लिए करते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया गया है ट्रांसफार्मर की क्षमता को, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कॉपर हानि को, तीसरा ऑप्शन है चुंबकीय हानि को और चौथा ऑप्शन है कोर हानि को। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि नो लोड टेस्ट जो होता है वो कोर हानि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कोर जो होती है उसकी, ट्रांसफार्मर की कोर जो होती है उस कोर की हानि को ज्ञात करने के लिए नो लोड टेस्ट ट्रांसफार्मर का किया जाता है। इसमें ट्रांसफार्मर पर किसी भी प्रकार का लोड नहीं लगाया जाता है। इसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मशीन की कार्य क्षमता उच्चतर है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी मशीन जो होती है उसकी कार्य क्षमता या फिर उसकी दक्षता सबसे अधिक होती है, तो ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी दक्षता सबसे अधिक होती है, सारी मशीनों से अधिक ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण ये होता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक स्थैतिक युक्ति है, मतलब कि उसमें कोई भी चलने वाला पुर्जा या फिर कोई भी घूर्णन करने वाला भाग नहीं होता है। इस कारण से ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें हानियाँ जो है वो कम से कम होती है और इसी कारण से उसकी जो दक्षता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मशीन की कार्यक्षमता उच्चतर है? पहला ऑप्शन है विद्युत ट्रांसफार्मर, दूसरा ऑप्शन है सिंक्रोनस मशीन, तीसरा ऑप्शन है डीसी मोटर और चौथा ऑप्शन है इंडक्शन मोटर। तो विद्युत ट्रांसफार्मर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के लिए ऊर्जा मीटर के व्यास पर एक डिस्क में दो छेद ड्रिल किए जाते हैं। तो किस कारण से अपन ऊर्जा मीटर जो होता है एनर्जी मीटर, उसकी जो डिस्क होती है उस डिस्क में छेद करते हैं? तो पहला ऑप्शन है वेंटिलेशन बढ़ाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है डिस्क का वजन कम करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है नो लोड पर क्रिम्पिंग ख़त्म करने के लिए और चौथा ऑप्शन है डिफ्लेक्टिंग टार्क बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा नो लोड पर क्रिम्पिंग ख़त्म करने के लिए। फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि एनर्जी मीटर जो होता है, एनर्जी मीटर में एक दोष होता है, तो उस दोष को क्रिम्पिंग नाम का दोष होता है, उस दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है कि डिस्क में होल कर दिए जाते हैं। तो उसे हम कहते हैं कि नो लोड पर क्रिम्पिंग ख़त्म करने के लिए डिस्क में ड्रिल से होल कर दिए जाते हैं। इसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल की नेगेटिव प्लेट रिक्त स्थान से बनी होती है। लेड एसिड सेल जो होता है उसकी नेगेटिव प्लेट काय की बनी होती है, ये अपने को बताना है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन की, दूसरा ऑप्शन है स्पंजी लेड की, तीसरा ऑप्शन है लेड परऑक्साइड की और चौथा ऑप्शन है कैडमियम की। तो जो लेड एसिड सेल होता है उसकी नेगेटिव प्लेट जो होती है वो स्पंजी लेड की बनी होती है। तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन है, सीआरटी में कंट्रोल ग्रिड कंट्रोल करता है। तो सीआरटी मतलब कि कैथोड रे ट्यूब, सीआरओ जो होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, उसमें सीआरटी होता है कैथोड रे ट्यूब। और कैथोड रे ट्यूब में जो है कंट्रोल ग्रिड जो है वो क्या नियंत्रित करता है? तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों की गति, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों का आकार और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों का तापमान। तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों की गति, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ए वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट में समान है? तो ये अपने को चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से अपने को बताना है कि किसकी जो क्वांटिटी होती है वो सीरीज सर्किट में बराबर रहती है या फिर सेम रहती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो समानांतर परिपथ होता है, घर की जो वायरिंग होती है उसमें क्या होता है वो समानांतर में रहती है और उसमें वोल्टेज जो है वो सारे परिपथ में सेम रहती है या फिर बराबर रहती है। तो समांतर परिपथ में फ्रेंड्स वोल्टेज सेम रहती है और सीरीज परिपथ में या फिर श्रेणी परिपथ में धारा सेम रहती है। तो यहाँ पर करंट जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ए वाला जो ऑप्शन है विद्युत करंट, ये इसका राइट आंसर रहेगा। ए ऑप्शन दिया गया है विद्युत करंट, बी ऑप्शन है विद्युत पावर, सी ऑप्शन है विद्युत वोल्टता और डी ऑप्शन है विद्युत रेजिस्टेंस।
तो इसका राइट आंसर रहेगा विद्युत करंट। इसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन आता है, परिपथ आइसोलेटर से विसंयोजित होता है जब। तो परिपथ आइसोलेटर से विसंयोजित कब होता है? जब ए वाला ऑप्शन है लाइन ऊर्जित होती है, बी वाला ऑप्शन है लाइन में धारा नहीं होती है, सी वाला ऑप्शन है लाइन पर पूर्ण भार होता है, और डी वाला ऑप्शन है सर्किट ब्रेकर खुला नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा कि जब लाइन में धारा नहीं होती है। तो इसका बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब लाइन में धारा नहीं होती है। इसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन आता है कि रिक्त स्थान को पहले लूप के फाल्ट करंट के आरएमएस मान के रूप में परिभाषित किया जाता है यदि फ्यूज को नगण्य प्रतिरोध के साथ एक साधारण कंडक्टर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो अगर हम फ्यूज को एक नगण्य प्रतिरोध के साथ एक साधारण कंडक्टर के द्वारा प्रतिस्थापित करें तो लूप के फाल्ट करंट के आरएमएस मान के रूप में किसे परिभाषित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा संभावित करंट या फिर प्रोस्पेक्टिव करंट को। तो ए वाला जो ऑप्शन है ये 23 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन आता है, ट्रांसफार्मर रेटिंग को सामान्यतः रिक्त स्थान के टर्म में दर्शाया जाता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी रेटिंग किलो वोल्ट एम्पियर में दर्शाई जाती है या फिर वोल्ट एम्पियर में दर्शाई जाती है। तो पहला वाला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है वाट और चौथा ऑप्शन है वोल्ट एम्पियर। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत मापक यंत्र निम्नलिखित में कौन सी है? तो इनमें से कौन से विद्युत मापक यंत्र है ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो पहला वाला ऑप्शन है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, दूसरा ऑप्शन है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, तीसरा ऑप्शन है स्थिर विद्युत यंत्र और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द ऑप्शन। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर दिया गया है डी वाले ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट और स्थिर विद्युत इंस्ट्रूमेंट तीनों क्या है? तीनों विद्युत मापक यंत्र है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन आता है, डीसी शंट मोटर को रिक्त स्थान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो डीसी शंट मोटर जो होती है उसे हम किसके द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया गया है रिलक्टेंस नियंत्रण विधि, दूसरा ऑप्शन है फील्ड रियोस्टेट कंट्रोल मेथड या फिर फील्ड रियोस्टेट नियंत्रण विधि, तीसरा ऑप्शन है फील्ड वोल्टेज कंट्रोल मेथड या फिर फील्ड वोल्टेज नियंत्रण विधि, और चौथा ऑप्शन है उपविकल्पों में से सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा विकल्पों में से सभी, क्योंकि इन सभी में से किसी भी विधि के द्वारा हम डीसी शंट मोटर को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एससीआर में यह नहीं होता है। तो एससीआर जो होता है जिसका पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, उसमें क्या नहीं होता है? पहला ऑप्शन है चोक, दूसरा ऑप्शन है गेट, तीसरा ऑप्शन है एनोड और चौथा ऑप्शन है कैथोड। तो चोक जो होता है वो चोक एससीआर में नहीं होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में चोक नहीं होता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन आता है, आर्मेचर वाइंडिंग में सभी जोड़ों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है डीसी मशीनों में की जाती है, और डीसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग करने के लिए हम उन्हें क्या करते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग करने के बाद सोल्डरिंग आयरन से कम्यूटेटर पर सोल्डर कर देते हैं। तो सभी जोड़ों को सोल्डर करने के लिए हमें यहाँ पर पूछा है कि कौन से फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो ए वाला ऑप्शन है रेजिन कार्ड सोल्डर, बी ऑप्शन है कार्बनिक एसिड, सी ऑप्शन है अकार्बनिक एसिड और डी वाला ऑप्शन है सोल्डर फ्यूम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेजिन कार्ड सोल्डर। ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा रेजिन कार्ड सोल्डर। इसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर कोर जो होती है उसे लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है एडी करंट हानि को कम करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है कॉपर करंट हानि को कम करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो एडी करंट हानि और हिस्टेरिसिस हानि दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि
ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील का उपयोग क्यों किया जाता है? ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए। और एक क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? तो अगर लेमिनेटेड का क्वेश्चन आए तो लेमिनेटेड हम एडी करंट लॉस को कम करने के लिए करते हैं, और अगर हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने का क्वेश्चन आए तो उसके लिए हम सिलिकॉन स्टील का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडी करंट की हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। इसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन है, एलपीजी के कारण लगी आग श्रेणी रिक्त स्थान की आग होती है। तो आग जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। तो हमें पूछा गया है कि एलपीजी गैस सिलेंडर के कारण जो आग लगती है वो किस श्रेणी में आती है? तो वो आती है श्रेणी सी की अग्नि में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हवा की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लगभग रिक्त स्थान किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर होती है। तो हवा जो होती है, हवा की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितने केवी पर एमएम होती है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर। तो हवा की जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो 3 किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर होती है। इसके बाद 32 नंबर का क्वेश्चन आता है, एसएमपीएस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एसएमपीएस जो होता है, जिसका पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई इन्वर्टर में काम में आता है। तो इसमें यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो पहला ऑप्शन है चॉपर सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है फेज नियंत्रण सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है आवृत्ति नियंत्रण सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है इंटीग्रल नियंत्रण सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर रहेगा चॉपर सिद्धांत पर। एसएमपीएस जो होता है वो चॉपर सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद 33 नंबर का क्वेश्चन है, इंटीग्रेटिंग उपकरण का एक उदाहरण रिक्त स्थान है। तो इंटीग्रेटिंग उपकरण मतलब कि ऐसा उपकरण जो कि उसकी वैल्यू बताने के साथ साथ उस मान को रिकॉर्ड भी करता जाता है, इंटीग्रेटिंग उपकरण कहलाता है। और इंटीग्रेटिंग उपकरण का उदाहरण ऊर्जा मीटर होता है। एनर्जी मीटर जो होता है वो इंटीग्रेटिंग उपकरण का उदाहरण रहता है। यहाँ पर ऑप्शन है वोल्ट मीटर, दूसरा ऑप्शन है एमीटर, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर आवर मीटर और चौथा ऑप्शन है वाट मीटर। तो इसका राइट आंसर रहेगा एम्पियर आवर मीटर, क्योंकि जो एनर्जी मीटर होता है उसको हम एम्पियर आवर मीटर भी कहते हैं। इसके बाद 34 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक धातु तार के प्रतिरोध R, चालकता सिग्मा, लंबाई L और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के बीच सही संबंध क्या है? तो यहाँ पर अपने को पूछा गया है कि एक धातु तार है जिसका प्रतिरोध R दिया गया है, चालकता जिसकी सिग्मा है, लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो A है। तो अपने को बताना है कि इन चारों के बीच में क्या संबंध होता है। तो फ्रेंड्स अपने को याद रहता है कि R = रो L/A होता है, और उसमें अपने को रो की जगह रो जो होता है वो क्या होता है? रो विशिष्ट प्रतिरोध होता है। यहाँ अपने को कहीं भी ऑप्शन में रो नहीं दिया गया है, यहाँ अपने को दिया गया है सिग्मा। तो सिग्मा = होता है 1/रो। तो इसलिए उस रो की जगह अपन लिख देंगे 1/सिग्मा, या फिर सिग्मा की जगह अपन लिख देंगे 1/रो। तो जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर अपने सामने आएगा R = L/σA। R = L/σA आएगा, और जब फिर सोल्व करेंगे तो R सिग्मा A = L आ जाएगा। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 नंबर के क्वेश्चन का। R सिग्मा A = L होता है। इसके बाद 35 नंबर का क्वेश्चन आता है, स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ की दिशा रिक्त स्थान की सहायता से ज्ञात की जाती है। तो स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ जो होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से नियम का उपयोग किया जाता है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो पहला ऑप्शन है लाप्लास का नियम, दूसरा ऑप्शन है लेंज का नियम, तीसरा ऑप्शन है लोरेंज का नियम और चौथा ऑप्शन है किरचॉफ का धारा नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेंज का नियम जो है वो 35 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 36 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ए मीटर में शंट का कार्य क्या होता है।
तो ए मीटर जो होता है उस ए मीटर में शंट का कार्य क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है करंट को बाईपास करना, दूसरा ऑप्शन है ए मीटर के प्रतिरोध में वृद्धि करना, तीसरा ऑप्शन है ए मीटर की सुग्राहिता में वृद्धि करना और चौथा ऑप्शन है ए मीटर की सुग्राहिता में कमी करना। तो ए वाला जो ऑप्शन है करंट को बाईपास करना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 37 नंबर का क्वेश्चन आता है, CRT का मुख्यतः कौन सा इलेक्ट्रोड स्क्रीन पर इमेज की ब्राइटनेस को नियंत्रित करता है? तो CRT जो होती है कैथोड रे ट्यूब का कौन सा इलेक्ट्रोड होता है जो स्क्रीन पर इमेज की ब्राइटनेस को नियंत्रित करता है? तो पहला ऑप्शन है एनोड, दूसरा ऑप्शन है कैथोड, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल ग्रिड और चौथा ऑप्शन है फोकसिंग इलेक्ट्रोड। तो सी वाला जो ऑप्शन है कंट्रोल ग्रिड, वो क्या करता है? वो स्क्रीन पर इमेज की ब्राइटनेस को नियंत्रित करता है। इसके बाद तो सी वाला ऑप्शन 37 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद 38 नंबर का क्वेश्चन आता है, सोडियम वेपर लैंप द्वारा उत्सर्जित रंग रिक्त स्थान होता है। तो सोडियम वेपर लैंप जो होता है वो कौन से कलर का प्रकाश उत्सर्जित करता है, ये अपने को बताना है। तो ए ऑप्शन है पीला, बी ऑप्शन है नीला सफ़ेद, सी ऑप्शन है लाल और डी ऑप्शन है सफ़ेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, सोडियम वेपर लैंप द्वारा उत्सर्जित रंग पीला होता है। इसके बाद 39 नंबर का क्वेश्चन है, वार्ड लियोपनार्ड नियंत्रण क्या है? तो वार्ड लियोपनार्ड विधि जो है वो क्या नियंत्रित करने की विधि है? तो सबसे पहला ऑप्शन है वोल्टेज को नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है फील्ड की राह बदलने की एक प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है फील्ड को नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया और चौथा ऑप्शन है आर्मेचर प्रतिरोध को नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा वोल्टेज को नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया। इसके बाद 40 नंबर का क्वेश्चन है, जेनर डायोड का उपयोग सामान्यतः रिक्त स्थान की तरह किया जाता है। तो जेनर डायोड जो होता है यह रिवर्स बायस में संयोजित किया जाता है और इसका उपयोग जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह किया जाता है। तो ए ऑप्शन है रेक्टिफायर, बी ऑप्शन है एम्पलीफायर, सी ऑप्शन है वोल्टेज रेगुलेटर और डी ऑप्शन है फिल्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, वोल्टेज रेगुलेटर। इसके बाद 41 नंबर का क्वेश्चन आता है, रिक्त स्थान मोटर का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए किया जाता है। तो इनमें से कौन सी मोटर जो है जिसका उपयोग हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए या फिर कर्षण कार्य के लिए करते हैं? तो पहला ऑप्शन है डीसी कंपाउंड, दूसरा ऑप्शन है डीसी शंट, तीसरा ऑप्शन है डीसी सीरीज और चौथा ऑप्शन है रिपल्शन मोटर। तो इसका राइट आंसर रहेगा डीसी सीरीज मोटर का उपयोग। उसके बाद 42 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक कोयल का इंडक्टिव रिएक्टेंस रिक्त स्थान पर निर्भर करता है। तो एक कोयल का इंडक्टिव रिएक्टेंस अपने को यहाँ पर पूछा गया है कि किस पर निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन है आपूर्ति की आवृत्ति पर, दूसरा ऑप्शन है कोयल का रेजिस्टेंस, तीसरा ऑप्शन है कोयल के तार में इस्तेमाल किया जाने वाला इंसुलेशन और चौथा ऑप्शन है कोयल पर लागू किया गया वोल्टेज। तो एक कोयल जो होती है उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आपको फार्मूला याद होगा, एक्सएल इजिकल टू होता है 2 पाई एफ एल। तो उसमें 2 पाई आता है और एफ और एल आता है। तो एफ जो होता है वो होती है आवृत्ति, तो यहाँ पर आपूर्ति की आवृत्ति जो होती है उस पर इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो निर्भर करता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपूर्ति की आवृत्ति। इसके बाद 43 नंबर का क्वेश्चन आता है, जब एक जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस लागू किया जाता है तो यह रिक्त स्थान, तो पहला ऑप्शन है विभव अवरोध को बढ़ाता है, दूसरा ऑप्शन है विभव अवरोध को घटाता है, तीसरा ऑप्शन है बहुमत वाहक करंट को 0 तक कम कर देता है और चौथा ऑप्शन है अल्पसंख्यक वाहक करंट को 0 तक कम कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहता है विभव अवरोध को घटाता है या फिर डिक्रीज द पोटेंशियल बैरियर। तो जब एक जंक्शन डायोड जो होता है उसे हम फॉरवर्ड बायस पर लागू करते हैं तो वो क्या करता है, विभव अवरोध को घटाता है। इसके बाद 44 नंबर का क्वेश्चन आता है, निम्न गति तुल्यकालिक मशीनें अक्सर निम्न में से किस टरबाइन द्वारा संचालित होती है? तो ऐसी तुल्यकालिक मशीनों जो होती है जो निम्न गति की होती है वो कौन से टरबाइन द्वारा संचालित की जाती है? तो फ्रेंड सबसे कम गति वाली जो टरबाइन होती है वो होती है हाइड्रोलिक टरबाइन। तो
इसमें दिया गया है कि निम्न गति, हमको पूछा गया है कि निम्न गति तुल्यकालिक मशीनें जो है उनमें किस प्रकार की टरबाइन द्वारा वो संचालित होती है। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोलिक टरबाइन, दूसरा ऑप्शन है स्टीम टरबाइन, तीसरा ऑप्शन है गैस टरबाइन और चौथा ऑप्शन है रिएक्शन टरबाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक टरबाइन। इसके बाद 45 नंबर का क्वेश्चन आता है, रेजिस्टेंस के निरपेक्ष मान के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो रेजिस्टेंस जो होता है प्रतिरोध, उसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट ज्ञात करना है। तो आसपास वैल्यू अपने को ज्ञात नहीं करनी है, बिल्कुल एब्सोल्यूट अपने को वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम किस विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है लॉरेंट्ज़ विधि, दूसरा ऑप्शन है रेले विधि, तीसरा ऑप्शन है ओम नियम की विधि और चौथा ऑप्शन है व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। तो इसका राइट आंसर रहेगा लॉरेंट्ज़ विधि। लॉरेंट्ज़ विधि जो होती है उसका उपयोग हम एब्सोल्यूट रेजिस्टेंस मापने के लिए करते हैं, मतलब इसमें कोई भी त्रुटि होने की संभावना नहीं रहती है। इसके बाद 46 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर में घूमने वाली फील्ड रिक्त स्थान द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो एक शेडेड पोल मोटर जो होती है, शेडेड पोल मोटर में घूमने वाली जो फील्ड होती है वो किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो पहला ऑप्शन है कैपेसिटर के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है रेगुलेटर के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है शेडिंग रिंग के द्वारा और चौथा ऑप्शन है वाइंडिंग के द्वारा। तो फ्रेंड्स शेडिंग रिंग जो होती है उसके द्वारा हम यहाँ पर घूमने वाली फील्ड उत्पन्न करते हैं शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर में। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेडिंग रिंग के द्वारा। इसके बाद 47 नंबर का क्वेश्चन आता है, रिक्त स्थान बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर जो होता है उसका उपयोग किसको बदलने के लिए किया जाता है, इसका आंसर अपने को यहाँ पर बताना है। तो पहला ऑप्शन है एसी से डीसी, दूसरा ऑप्शन है डीसी से एसी, तीसरा ऑप्शन है पल्सेटिंग करंट से अल्टरनेटिंग करंट और चौथा ऑप्शन है डायरेक्ट करंट से यूनिडायरेक्शनल करंट। तो जो रेक्टिफायर जो होता है, रेक्टिफायर डायोड जो होता है उसका उपयोग एसी से डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। एसी को डीसी में कौन बदलता है, रेक्टिफायर बदलता है। तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 48 नंबर का क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में टीआरएस का पूर्ण रूप क्या है। तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो होती है उसमें टीआरएस का पूर्ण रूप पूछा गया है। पहला ऑप्शन है टफ रबर स्टील, दूसरा ऑप्शन है टफ रेजिस्टेंस स्टील, तीसरा ऑप्शन है टफ रबर शीथ और चौथा ऑप्शन है टफ रेजिस्टेंस शीथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टफ रबर शीट। सी वाला जो ऑप्शन है वो 48 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 49 नंबर का क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से कैपेसिटर का उपयोग ट्यून्ड सर्किट कैपेसिटर की तरह किया जाता है। तो ट्यून्ड सर्किट कैपेसिटर जो होता है उसकी तरह इनमें से कौन से कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है पेपर कैपेसिटर, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, तीसरा ऑप्शन है सिरामिक कैपेसिटर और चौथा ऑप्शन है पॉलीस्टीरीन कैपेसिटर। तो डी वाला जो ऑप्शन है पॉलीस्टीरीन कैपेसिटर, इसका उपयोग हम ट्यून्ड सर्किट कैपेसिटर की तरह करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन पॉलीस्टीरीन कैपेसिटर। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है। पहला ऑप्शन है आवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है करंट, तीसरा ऑप्शन है वोल्टेज और चौथा ऑप्शन है फ्लक्स। तो आवृत्ति जो होती है वो आवृत्ति ट्रांसफार्मर में कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने पूरा पेपर सोल्व कर लिया है। 50 के 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सोल्व कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको सच में अच्छे से समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इस चैनल को अपने दोस्तों में इसकी लिंक शेयर करें, जिससे कि आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के नए नए वीडियो इस चैनल पर मिलते रहें। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैं एक के बाद एक वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।